कुछ गांव मरते हैं, कुछ धीरे धीरे खत्म होते हैं और कुछ बस जिंदा होने का दिखावा करते हैं। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ही गांव ढोरा की खौफनाक लोक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि वो भूली बिसरी यादें और डरावने सच हैं जो दशकों से दबे पड़े थे। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि असली राक्षस हमेशा वो नहीं होता जिस पर हमारी नजर सबसे पहले जाती है। कहानी की शुरुआत में ही नानी साहिबा का एक बहुत ही दिलचस्प और डरावना कथन है। चुड़ैल वहां नहीं छुपती जहां लोग सोचते हैं, बल्कि वो वहां छुपती है जहां लोग सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक लाइन हमारी उन सारी पुरानी डरावनी कहानियों की धारणाओं को पलट कर रख देती है। मतलब खतरा बाहर से नहीं, बल्कि हमारे सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले दायरों के अंदर से आ रहा है। और यही वो खौफनाक विचार है जो इस पूरे सफर में हमारे साथ साथ चलेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस जगह के माहौल को समझते हैं। ढोरा एक ऐसा गांव जो एक सुनसान बिना इस्तेमाल वाली सड़क के बिल्कुल आखिरी छोर पर बसा था। यहां ठीक 200 घर थे, एक दरार पड़ी घंटी वाला पुराना मंदिर था और 3 कुएं थे। बस ये कोई आम जगह नहीं थी। ये दुनिया की नजरों से छिपी एक ऐसी जगह थी जहां पीढ़ियों पुराने राज दफन थे। और सच कहूं तो इसी अलगाव ने इस गांव को उस खौफनाक माहौल के लिए बिल्कुल सही बना दिया था जो बस शुरू ही होने वाला था। भाग 1, खौफनाक घटनाओं की शुरुआत। इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है शर्मा परिवार। रमेश जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं, उसकी पत्नी सुमन और उनके 2 बच्चे, जिनमें 11 साल की बेटी मीरा भी है। एकदम साधारण सीधा साधा सा परिवार है। और पता है, यही सबसे डरावनी बात है। उनका ये बिल्कुल आम सा जीवन ही आगे चलकर इस कहानी को और खौफनाक बना देता है। क्योंकि अगर इतने आम परिवार के साथ ये सब हो सकता है, तो फिर सच में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब देखिए कि ये खौफ कैसे धीरे धीरे अपनी हदें पार करता है। शुरुआत जानवरों से होती है। पहले यादव की बकरी मरी हुई मिलती है, शरीर पर एक खरोच तक नहीं, लेकिन आंखें बिल्कुल सूखी और फटी की फटी। फिर एक ही रात में 3 मुर्गियों की मौत और उनके चेहरों पर जमा हुआ वो अजीब सा खौफ। इसके बाद रात के ठीक 2 बजे नत्थू माई को अपनी छत पर किसी के धीमे धीमे चलने की आहटें सुनाई देती हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सर्दियों की एक रात जमे हुए शीशे की भाप पर कोई अनजानी उंगली एक कांपता हुआ नाम लिख जाती है, मीरा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सीधा और डरावना निशाना था। भाग 2, किसी बेगुनाह बाहरी इंसान पर शक। अब यहां हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ है भूरी, गांव के पश्चिमी किनारे पर बिल्कुल अकेली रहने वाली औरत। भारी भरकम शरीर, खुरदुरी आवाज और एक अजीब सी रहस्यमयी मौजूदगी, इन सब ने उसे गांव वालों की नजरों में सीधा सीधा एक चुड़ैल घोषित कर दिया था। और दूसरी तरफ है ठाकुर विक्रम सिंह, गांव के सबसे अमीर, सबसे सम्मानित इंसान, जो विवाद सुलझाते हैं, मंदिर बनवाते हैं और हर दिवाली पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं। अब गांव वालों की मानसिकता तो साफ थी ना। भूरी बाहरी थी, अजीब थी, तो सारा शक उसी पर जाना था। और इसी शक की आग में घी डालने का काम किया ठाकुर विक्रम सिंह की एक बात ने। उन्होंने कहा, मुसीबत यहां है और हम सब जानते हैं कि ये कहां से आ रही है। बस फिर क्या था, भीड़ लाठियां लेकर भूरी के घर पर टूट पड़ी। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल वो था जब भूरी के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वो सीधे ठाकुर विक्रम सिंह की आंखों में देख रही थी। रमेश ने उस वक्त महसूस किया कि भूरी वास्तव में ठाकुर को नहीं, बल्कि ठाकुर के चेहरे के पीछे छिपी किसी बहुत ही भयानक और अनजानी चीज को घूर रही थी। भाग 3, छिपे हुए सच का खुलासा। अब कहानी में आती है नानी साहिबा, डोहरा की सबसे बुजुर्ग महिला। जब पूरा का पूरा गांव एक खौफनाक भ्रम में जी रहा था, तब नानी साहिबा ने रमेश का हाथ पकड़ा और उसे असल सच्चाई दिखाई। उन्होंने कहा कि वो लोग बिल्कुल गलत दिशा में देख रहे हैं। उन्होंने रमेश का ध्यान ठाकुर की जमीन के पीछे वाले उस पुराने बंद कुएं की तरफ खींचा। वही कुआं जिसे 40 साल पहले खुद पुराने ठाकुर ने भारी पत्थरों और रस्सियों से हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। यहां इस कहानी के पीछे की असल मान्यता को समझना बहुत जरूरी है। चुड़ैल हमेशा कोई बाहरी इंसान या भटकती हुई आत्मा नहीं होती। लोक कथाओं के अनुसार ये एक ऐसी प्रतिशोधी शक्ति है जो किसी बेगुनाह औरत की बेरहमी से की गई हत्या से पैदा होती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कभी कभी ये किसी बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक डरावनी विरासत की तरह सीधे हत्यारे के खून और खानदान में बस जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है।
तो चलिए इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ठीक 40 साल पहले पुराने ठाकुर ने एक बेहद खूबसूरत औरत की हत्या करके उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया था। कुछ साल पहले भूरी उसी खून की कशिश के चलते इस गांव में खींची चली आई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी मारी गई औरत की नातिन थी। और अब रमेश की 11 साल की बेटी मीरा को इसलिए निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि वो ठीक उसी उम्र की थी जिस उम्र में भूरी की नानी पहली बार इस गांव में आई थी। सब कुछ एक खौफनाक चक्र में आपस में जुड़ा हुआ था। भाग 4, आधी रात का अनुष्ठान। आधी रात का वक्त रमेश, सुमन, भूरी और नानी साहिबा ये चारों खामोशी से उस बंद कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों कोनों पर मिट्टी के 4 दिए रखे गए। हवा बिल्कुल थम चुकी थी, सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। तभी नानी साहिबा ने किसी बहुत ही प्राचीन और अनजान भाषा में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद हवेली की तरफ से जो चीज चलकर आई उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उस घने अंधेरे में से कोई और नहीं बल्कि गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति ठाकुर विक्रम सिंह बाहर निकल कर आए। लेकिन वो ठाकुर जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी चाल बिल्कुल अजीब और अखड़ी हुई थी, और उनकी आंखें, उन दियों की मध्यम रोशनी में उनकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह पीली चमक रही थीं। ये इस बात का सबसे बड़ा और खौफनाक सबूत था कि ठाकुर विक्रम सिंह का वो साफ सुथरा, भरोसेमंद बाहरी मुखौटा अब पूरी तरह से उस भयानक आत्मा के कब्जे में था। और फिर ठाकुर के मुंह से जो आवाज निकली वो किसी आदमी की नहीं थी। वो एक कच्ची, टूटी हुई और दर्द से भरी औरत की आवाज थी। जरा इस बात की गहराई और खौफ को महसूस कीजिए। उसने कहा, 40 साल से इस शरीर को कपड़ों की तरह पहन रही हूं। उन लोगों को देखकर मुस्कुराना जिन्होंने तुम्हें मारा, उनसे हाथ मिलाना, दिवाली पर उन्हें मिठाई खिलाना, सोचकर भी रूह कांप जाती है कि वो आत्मा 40 सालों से ठाकुर के अंदर दबी हुई अपना इंतकाम जी रही थी, गांव के सबसे भरोसेमंद इंसान के भीतर छुपकर। कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक पड़ाव देखिए। नानी साहिबा ने जैसे ही दिए का तेल फेंका, एक जोरदार धमाका हुआ और कुएं के भारी पत्थर टूटकर अंदर जा गिरे। एक भयानक दबाव के साथ ठाकुर के शरीर से गाढ़ा काला धुआं चीखता हुआ बाहर निकला और उस अंधेरे कुएं की गहराइयों में समा गया। और फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। बिना किसी के छुए वो पत्थर वापस ऊपर आए और कुआं खुद ब खुद फिर से सील हो गया। ठाकुर विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें अब बिल्कुल खाली और बेजान थीं। वो जो भी चीज उन्हें 40 साल से नचा रही थी वो अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। भाग 5, इस खौफनाक रात के बाद का सवेरा। इस खौफनाक घटना के ठीक 3 महीने बाद ठाकुर विक्रम सिंह का निधन हो गया। शरीर तो ठीक था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखले हो चुके थे। दूसरी तरफ भूरी ने गांव नहीं छोड़ा, वो वहीं रही, लेकिन अब कोई उस पर पत्थर नहीं मारता था, कोई उसे चुड़ैल नहीं कहता था। गांव वालों ने चुपचाप उसके दरवाजे पर अनाज की बोरियां रखनी शुरू कर दी, बिना आंख मिलाए, बिना कुछ कहे। ये उनकी तरफ से मांगी गई एक खामोश माफी थी। मीरा को वो खौफनाक आवाजें आनी बंद हो गईं और डोहरा में एक अजीब सी भारी शांति लौट आई। और इस पूरी कहानी का सार हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। डोहरा गांव की ये कहानी कोई आम डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत का एक आईना है। सबसे बड़ा खतरा अक्सर वो नहीं होता जिसे हम समाज के किनारे पर खड़ा देखते हैं, बल्कि असली खतरा वो होता है जो बिल्कुल बीचों बीच सबसे ज्यादा भरोसे और सम्मान के साथ हमारे बीच मौजूद होता है। ये विचार सच में झकझोर देने वाला है कि क्या हमारे आसपास छिपे असली चेहरों को पहचानने में कभी-कभी बहुत बड़ी भूल तो नहीं हो रही। और इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।